नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसापुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रियामो वयम्। जय सुयाण प्रभो तीर्थयारणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणं जय महपा महावीर सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ। धन्यवाद गुरुजी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैन डाइट और आयुर्वेद के 28वें सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपने इच्छाओं के आधार से जीवन जीना चाहता है और इसी के वजह से हम अपने विवेक को नष्ट कर दिए हैं और विवेक रहित भोजन कर रहे हैं और जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसी पे चर्चा करी थी लास्ट क्लास में। साहब जी ने विस्तार से हमें समझाया था कि बीमारियों का मूल कारण जो है वो असाता वेदनीय कर्म है। मौनीय कर्मों के कारण हमारे अंदर जो इच्छाएं जगती हैं, जिसके अंदर से जिसको पूरा करने के लिए हम अपने शरीर के प्रतिकूल भी चले जाते हैं और वही वजह है जहाँ से हमारी अशाता वेदनीय कर्मों की वजह से बीमारियां पनपने लगती हैं। आज के स्वाध्याय में हमें आगे जानने को क्या मिलेगा, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ साहब जी को कक्षा का संचालन करने को। साहब जी मत्थे वंदामी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सवाल किस बात का है? बीमारियों का है। तो बीमारियों की जड़ कहाँ है, ये जब हम समझने जाते हैं तो एक बात निश्चित हो जाती है। पहले अपने शरीर की प्रकृति को पहचानिए और बाद में आहार की प्रकृति को पहचानिए। आहार के साथ भी वही चीज़ें, वही प्रकृति जुड़ी है जो हमारे शरीर के साथ प्रकृति बनी हुई है। आपने ये देख लिया, इधर मेरा शरीर है। अब शरीर है तो शरीर के साथ में भी वात है, पित्त है और कफ है। और इधर हमने आहार लिया। अब आहार के साथ में भी वात कारकता अगर आ गई, पित्त कारकता आ गई और तीसरे नंबर पर कफ कारक। अब ये है कि इनके साथ में आपका तालमेल कैसा बैठ रहा है। बराबर ग्राफ देख लीजिए, आपको ख्याल आ जाएगा। तो हमारी प्रकृति पहचाने कि नहीं पहचाने, आपको हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार लेना है। किसी को भी अपनी प्रकृति से विरुद्ध आहार नहीं लेना है। तो पहली विरुद्धता किस में आई? पहली विरुद्धता है प्रकृतिगत विरुद्धता। स्व शरीर की प्रकृति से विरुद्ध आहार आप ले रहे हो। मतलब क्या हुआ? आपकी ऑलरेडी वात प्रकृति है और उसमें वात को बढ़ाने वाला आहार और ग्रहण कर रहे हो सब। अभी चल रही है वर्षा ऋतु यहाँ पर इंडिया में, और वर्षा ऋतु का मुख्य काम है वात को बढ़ाना है। आपकी प्रकृति भी वात प्रकृति है।
और आहार आप जो है चने का ले रहे हो, राजगिरा का ले रहे हो, उड़द का ले रहे हो, कठोल ज़्यादा ले रहे हो, कठोल की बनी हुई वस्तु ले रहे हो, बेसन ले रहे हो, बेसन की बनी आइटम ले रहे हो, ये आप अपनी तरह से विरुद्ध प्रकृति का आहार हुआ। तो मतलब आपके शरीर में तुरंत जो है वात प्रकोप बढ़ेंगे। वर्षा ऋतु के अंदर कौन से रोग बढ़ते हैं? वात प्रकोप के रोग बढ़ते हैं। आपको रूमेटिज्म बढ़ेगा, गाउट बढ़ेगा, साइटिका बढ़ेगी, आपको जो है आर्थराइटिस बढ़ेगा, आपको ऑस्टियोस्पोरोसिस बढ़ेगा। वायु के प्रकोप में खास करके हृदय के रोग आते हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह आ जाते हैं। ये सब वायु के प्रकोप वाले रोग हैं सब। वायु के कारण कब हेडेक होता है? वायु के लेवल बरोबर नहीं होने से ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। वायु के बरोबर इम्बैलेंस होने से आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस सारे बढ़ने लग जाएंगे। पहले इसका नियंत्रण करो। काल विरुद्ध, ऋतु विरुद्ध, आहार विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध, इन सारी बातों का ध्यान रख कर के चलेंगे तो ही तालमेल बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तो ये अगर हम बरोबर समझ करके चलेंगे तो फिर कोई तकलीफ ही नहीं है साहब। आपने यही समझना छोड़ दिया तो नुकसान हो जाएगा। अब आपकी प्रकृति कौन सी है? अपनी पहले शरीर की प्रकृति का निर्णय कर लो, और ये सबको करना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, सबको करना अनिवार्य है। अपनी शरीर की प्रकृति समझ ली, वात कारक है, पित्त कारक है, कफज हो रही है, वर्तमान काल में कौन सी बदली हुई है, पहले कौन सी थी, आज कौन सी बदली हुई है, बरोबर आप ध्यान रखेंगे। बदलती रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार की प्रकृति जिंदगी भर बनी रहेगी, ऐसी संभावना नहीं है। ख्याल है? ऋतु में भी प्रकृति बदलती है, दिन रात में भी बदलती है। काल के हिसाब से देखिए, रात्रि का समय जो होता है वो कफ प्रकृति का होता है, इसलिए सुबह उठते ही लोगों को कफ वगैरह प्रमाण में बढ़ा हुआ रहता है। ख्याल है? सुबह में उठते ही आपकी कफ प्रकृति रहेगी, दोपहर होते ही आपकी पित्त प्रकृति चलेगी, और शाम होते ही, रात होते ही वात प्रकृति आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी साहब। तो ये जो है चेंजेस, परिवर्तन जो है ये होते रहते हैं। परिवर्तन के अंदर ये बदलाव हमेशा आता है। ये नॉर्मल रूटीन की प्रतिदिन की हो गई, काल ऋतु के अनुकूल हो जाएगी। और फिर आप आहार कौन सा ले रहे हो? इस समय अगर आप जो है ये खरबूजा वगैरह लेते हो तो ये इस सीजन का फल नहीं है। ये आपको जो है वाटरमेलन अगर आप ले रहे हो तो ये इस ऋतु का फल नहीं है, ये पिछली ऋतु के हैं, और वो कोल्ड स्टोरेज में आपको इकट्ठे करके रख करके बाद में दिए जा रहे हैं साहब। तो कोल्ड स्टोरेज में जो रखा गया है वो आपके शरीर की प्रकृति को नुकसान करेगा। आप पहले समझ जाइए, खरबूजा वात कारक है, इसलिए आपको खरबूजा इस समय इस ऋतु में नहीं खाना है। तरबूज है तो वो ग्रीष्म ऋतु का फल है, अब वो स्टोरेज करके आपको दे और आप खाओ। या आजकल ऐसा हो रहा है कि 12 ही महीने जो है आपको अवेलेबल करा दे, वो उनकी बिजनेस पॉलिसी, व्यापारी वृत्ति है। व्यापार की दृष्टि से वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे साहब। ख्याल है कि नहीं? एटमॉस्फेयर बदल देंगे, ख्याल है, और फिर ऋतु के हिसाब से वो फल फूल सब्जी आदि सब कुछ वैसे बनाने लग जाएंगे। आपको देखना है आपकी प्रकृति के अनुकूल आ रहा है कि विरुद्ध जा रहा है। इस समय रेनी सीजन के अंदर एनी टाइप ऑफ द लीफी वेजिटेबल्स, वनस्पति की पत्तियों वाली जो सब्जियां हैं वो आपके शरीर के प्रतिकूल हैं।
आपकी प्रकृति के प्रतिकूल है। एक तरफ तो वर्षा के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है, इली वगैरह ज़्यादा प्रमाण में बढ़ती है, और वो भी उनको भी खाना है, तो इसलिए वो जाकर के भाजी की पत्तियों को खाने लग जाती है। तो एक एक पत्ता देखिए होल उसमें आपको दिखाई देगा, छिद्र पड़े हुए दिखाई देंगे साहब। आप मेथी की भाजी लो, तांदलजा की भाजी लो, पालक के भाजी लो, बथुआ की लो, तो ये सब के अंदर एक एक पत्ते के अंदर 2, 3, 4 छिद्र बने हुए रहेंगे। इतना अंश उस बैक्टीरिया ने, उस दो इंद्रिय जीव ने खाया है। और छोटे 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 जीव जंतु उन पर रहते हैं, और घर ला करके आप भी उसका भोजन बना करके सब्जी बनाकर खाते हो। तो यहाँ जैन धर्म ने अपनी तरह से नियम बना दिए, आयुर्वेद ने अपनी तरह से नियम बनाए। जैन धर्म ने जीव हिंसा विराधना का लेकर के नियम बनाए कि आप ऐसे आहार को इस वर्षा ऋतु में सर्वथा वर्ज्य करें। धन्वंतरी ने आयुर्वेद शास्त्र के अंदर ये नियम बनाए कि वर्षा ऋतु में सब्जी कम से कम खाइए। वेजिटेबल्स जो है वो वर्षा ऋतु में मिनिमम से मिनिमम कर दीजिए, और ये पत्तियों वाली भाजी वगैरह वर्षा ऋतु में वर्ज्य करिए। देखिए कैसे तालमेल बैठता है। जैन धर्म ने भले ही हेतु एंगल बनाया, और जिस एंगल से जीव विराधना का निमित्त लेकर आपको दिया है, आयुर्वेद ने आपको आयुर्वेद के आरोग्य के नियम से दिया है। दोनों का तालमेल बैठाइए, फिर आप देखिए कितना बरोबर उचित लगता है, आपको ख्याल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक तरफ से प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हो, और एक तरफ अपनी शरीर की प्रकृति। इधर जब हम प्रकृति की बात करें तब नेचर की बात करें आप, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि क्या कारण है, आपको रोग बीमारी कौन बढ़ाएगा और रोग बीमारी कौन घटाएगा। आ रहा है ध्यान में आपको? तो रोग बीमारी घटाने वाला जो है वो आहार आप कौन सा ले रहे हो, जो आपकी प्रकृति को बरोबर सुधारने की कोशिश करे। आपकी प्रकृति को कैसे सुधारेंगे साहब, तो ये देखना है आपको। ग्रीष्म ऋतु के अंदर पित्त कारक आहार न लें, वर्षा ऋतु के अंदर वात कारक आहार न लें, विंटर के सीजन में सर्दियों में कफ कारक आहार न लें। तो जैसे ही शरीर के अंदर परिवर्तन आएगा, ऋतुओं में परिवर्तन आते ही शरीर में परिवर्तन आएगा, आपको तुरंत समझ करके आहार योग्य पदार्थों की प्रकृति को समझ लेना चाहिए। अब आप कौन सा आहार ले रहे हो, किस समय कैसा आहार ले रहे हो, इसलिए वर्षा ऋतु के अंदर अधिकांश रूप से आयुर्वेद शास्त्र कह रहे हैं सबसे हल्का सुपाच्य मूंग है, मूंग की छिलके वाली दाल है, मूंग का पानी है। ये आप तीनों ऋतुओं में ले सकते हो, लेकिन वर्षा ऋतु में चना है, चने का बेसन है, बेसन की बनी हुई आइटम है, उड़द है, उड़द की बनी हुई आइटम है, या फिर जो है तो और तुअर वगैरह जो है भारी आइटम, या राजगीरा वगैरह है, वाल है, वालोर है, वाल पापड़ी है, गोभी है, पत्ता गोभी है, मटर है, हरे मटर है, सूखे मटर है, ये सारे वात प्रकोप बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले। अब क्या हुआ, आपके शरीर की प्रकृति में वात, ऋतु की प्रकृति में वात, और वस्तु की आहार के प्रकृति में वात, तो कई लोगों को मैक्सिमम हार्ट अटैक वर्षा ऋतु में आते हैं, और मैक्सिमम हार्ट अटैक रात को 2 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे के बीच में आते हैं। ये एक जनरल सर्वे है, आप ध्यान दीजिए। तो जनरल सर्वे के अंदर भी उन्होंने बरोबर इसी तरह का रिपोर्ट निकाला है। तो बरोबर अगर इस ऋतु के अंदर हम समझ लेते हैं वात कारक पदार्थों का त्याग करें,
वातनाशक पदार्थों का उपयोग करें। हमने जो मसाला विभाग के अंदर देखा था, इस ऋतु के अंदर मैक्सिमम अजवाइन का उपयोग होना चाहिए। इस ऋतु में सूंठ का उपयोग ज़्यादा होना चाहिए। आपको पीपर का उपयोग इस ऋतु में ज़्यादा करना है, जीरे का उपयोग ज़्यादा करना है, सौंफ का उपयोग ज़्यादा करना है, सरसों का उपयोग ज़्यादा करना है, हींग का उपयोग ज़्यादा करना है। आप जिस तरह से इन पदार्थों के अंदर वातनाशकता का गुण है, इनका मसालों के रूप में उपयोग ज़्यादा करने का कारण क्या है कि आप ऋतुगत और शरीरगत वात की प्रकृति को घटाने में उपयोग करेंगे। नमक भी सिंधा नमक ही ज़्यादा उपयोग करना है इस ऋतु में। गर्मी की ऋतु में आपको बिल्कुल नमक का प्रमाण घटाना है। जैसे ही गर्मी की ऋतु शुरू होती है, 2-4 महीने आप नमक बंद भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, नहीं लेंगे तो भी फायदा है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है तो सिंधा नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लेंगे तो भी आपके शरीर के लिए, प्रकृति के लिए अनुकूल आएगा। वात व्याधि को बढ़ाएगा नहीं, घटाएगा, समझे कि नहीं। तो ये अगर थोड़ा से नियमों का ख्याल आ जाए, काल विरुद्ध न चले, वस्तु विरुद्ध न चले, प्रकृति विरुद्ध न खाए, प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बैठाना है वो आप समझने की कोशिश करिए, ताकि वर्षा ऋतु के अंदर हम जो है वात प्रकोपों को टाल सकते हैं। अब कई लोगों को कमर दर्द हो जाता है, फिर डॉक्टर बोलते हैं स्लिप डिस्क है, फिर कई बोलते हैं साहब आप बिल्कुल बैंड मत होना, कई डॉक्टर आपको ये कहेंगे वो कहेंगे और फिर बोलेंगे ऑपरेशन की बात कर देंगे साहब। नी प्रॉब्लम जो है या आपको रूमेटिज्म आदि है, वो कोई ऑपरेशन से मिटने वाले रोग नहीं है। आप पहले ये ध्यान दीजिए, ऐसे रोग बीमारियां ऑपरेशन से कभी भी नहीं मिटती है। तो वो सिर्फ आपको वात का बैलेंस करने से आपका लेवल ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद शास्त्र ने ना कहा है कि कहीं पर भी नी रिप्लेसमेंट की बात कोई धन्वंतरी, शारंगधर आदि, वाग्भट्ट ऋषि आदि कभी नहीं करते। तो इस ऋतु के अंदर आपको ये समझाया गया है कि आप किस तरह से आहार का बैलेंस करके कैसे कर सकते हो, क्योंकि सरसों में भी वातनाशक गुण है। सरसों के तेल में भी मस्टर्ड ऑयल जो है वातनाशकता का गुण है। तिल के तेल में भी वातनाशकता का गुण है। तिल में भी वातनाशकता का गुण है और तिल आपको मैक्सिमम कैल्शियम भी दे देगा साहब, दोनों तरफ से फायदा हो जाएगा। तो ये जो है आपको देखना है कौन सा किस तरह से गुणधर्म। अरंडी कैस्टर जो है, कैस्टर ऑयल है, कैस्टर के सीड्स है, तो मैक्सिमम वातनाशकता के गुण वाले हैं। अगर सबसे अच्छा है सूंठ के उबाली के अंदर अरंडी का तेल वर्षा ऋतु में लिया जाए तो वायु के सारे ही रोग आपके मिट जाते हैं। करना कैसे है, मेडिसिन के रूप में 1-2 गिलास पानी में 1 चम्मच सूंठ डालना है और उसको बॉईल करके आधा करना है, मतलब 1 गिलास करना है। फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर आपके स्वाद के लिए गुड़ डाल दीजिए, लेकिन आधा चम्मच या 1 चम्मच कैस्टर ऑयल देशी शुद्ध आप अरंडी का तेल डाल करके वंस इन ए वीक आप रेगुलर लेते हैं तो वर्षा ऋतु के अंदर की कोई भी वात प्रकोप की बीमारी आपको नहीं आएगी। सब क्यों नहीं आएगी कि ये सूंठ के साथ में कैस्टर ऑयल जाने से बॉडी में से, स्टमक में से म्यूकस निकाल देंगे, कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा, पेट साफ कर देगा, तो वात प्रकोप आपको कभी नहीं बढ़ेगी।
तो आपको पूरे वर्षा ऋतु के चारों महीने में है हार्ट अटैक आने का या रूमेटिज्म बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा सर। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब मान लो कि आपको वर्षा ऋतु के अंदर वात नाशकता की दवाई बनानी है, तो आप जो है जीरा ले लो, सौंफ ले लो, अजवाइन ले लो, सूंठ ले लो, काली मिर्च ले लो, हींग ले लो, सिंधा नमक ले लो, ब्लैक सॉल्ट ले लो। ये इकट्ठे करके बहुत अच्छी तरह से आप पाउडर बना लो। इसी का मसालों में उपयोग करो या इसी को आंखें रख कर के मुखवास के रूप में उपयोग करोगे तो वात नाशकता का गुण बहुत अच्छी तरह से आपका बढ़ जाएगा। वायु को कंट्रोल करने के लिए काम का है। अब घर के अंदर रसोई बनाते हैं तो महिलाएं ये सोचें, चलो भाई हम वर्षा ऋतु के अंदर ब्लैक पेपर डाल देंगे सब्जी में, दाल में, लेकिन उसमें हम जो है लाल मिर्ची नहीं डालेंगे। लोग समझने को तैयार नहीं है। ब्लैक पेपर के अंदर, काली मिर्च के अंदर वात नाशकता का गुण है और पाचन सुधारने का गुण है। ख्याल आया? लेकिन हमारे यहाँ पर ये हो गया 12 ही महीने लाल मिर्च, 12 ही महीने एक सरीखा नमक, 12 ही महीने अरे ये क्या करते हो? ये गलती नहीं करनी चाहिए। चेंज योर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द टाइम। और फिर आप कौन सा आहार लेते हो, कैसे आहार ले रहे हो, तो आपको आहार के साथ में देखना है। वर्षा ऋतु है, मेहमान भी आ गए या घर में ही रसोई बन रही है, तो आप छोले पूरी खाओगे, रगड़ा पेटिस खाओगे या राजगीरा का बनाकर खाओगे, ये गलती नहीं करनी है। फिर आपके शरीर को बिगाड़ेगी। एक बार ध्यान रखिए, शरीर की प्रकृति को सुधारने में बहुत लंबा टाइम लगता है, लेकिन शरीर की प्रकृति को बिगाड़ने में 2-4 दिन में ही काम बिगड़ जाता है। कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है, हम बहुत जल्दी बिगाड़ देते हैं, समझे। अब चाहे कोई 12 ही महीने 360 दिन जरूरी नहीं है, लेकिन अब चाय को आपने एडिक्शन बना लिया तो फिर आप 12 ही महीने एक दारी चाय पीते रहोगे। दही छाछ है तो ये वर्षा ऋतु के अंदर दही बिल्कुल निरर्थक जा रहा है, बिल्कुल वो आपके लिए शरीर की प्रकृति बिगाड़ेगा, ध्यान रखिए। तो ये कौन से पदार्थ के समय यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, किसके तरीके से, मतलब क्या हुआ, आपकी प्रकृति, यहाँ देखिए आप, अगर आपकी प्रकृति वात की है तो कोई वात कारक आहार न लें, नहीं तो आपकी प्रकृति का 50% वायु और आहार का 50% वायु इकट्ठा हो जाएगा तो 100% बढ़ जाएगा। फिर ऋतु का आएगा, फिर काल का आएगा, दोनों को मिलाइए। इधर आपको जो है वर्षा ऋतु है, पानी का प्रमाण पीने में कम करना है। समर के अंदर पानी पीने का प्रमाण बढ़ाइए, लेकिन वर्षा ऋतु में पानी पीने का प्रमाण कम करना है। तो कौन कम करेगा? अगर आप तेल मिर्ची ज़्यादा नहीं खा रहे हो, तली हुई चीज़ें नहीं खा रहे हो, स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं ले रहे हो, तो आपको पानी की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन आप बिल्कुल जो है तामसिक आहार ले रहे हो, आप तेल मिर्ची वाला ज़्यादा ले रहे हो, आप तीखा ज़्यादा खा रहे हो, तो शरीर पानी ज़्यादा मांगेगा। और वर्षा ऋतु में पानी शुद्ध नहीं होता है, वर्षा ऋतु में पानी खराब आता है। देन देयर विल बी द वाटर बेस्ड डिजीज, जो है आपको पानी की बीमारियां शुरू हो जाएगी, समझे। तो इसके अंदर आपको बहुत सावधानी रखनी है कि आपको आहार के साथ में, क्योंकि पानी भी तो आहार ही है, आहार पानी के साथ बरोबर तालमेल बैठ रहा है। और ऐसे लोग जो है तामसिक आहार लेंगे तो उनको पानी पहले लेना ही पड़ेगा साहब। क्या अब जैसे ही मिर्ची का आपने पकोड़े खाए कि भजिया खाया
तो जैसे ही जलन हुई तो आपको तुरंत पानी पीना पड़ेगा। अब ऐसे तामसिक आहार वाले थोड़ा सा 2 टुकड़ा खाया कि फिर पानी पी रहे हैं, फिर 2 पकौड़े खाए फिर पानी पी रहे हैं, फिर तेल मिर्ची वाला तला हुआ खा रहे हो फिर पानी पी रहे हो, तो ये आहार शास्त्र के नियम के विरुद्ध जा रहा है। भोजन के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है, चालू भोजन करते समय पानी नहीं पीना है, और भोजन के बाद तो भूल से भी पानी नहीं पीना है। 1 घंटे तक का नियम 3 तरफ आपको डालना है। 1 घंटे भोजन के पहले पानी नहीं पिएंगे तो आप बरोबर देखें। हाँ जी, तो ये हम देख रहे हैं। अब अगर इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में भी किसका पित्त बिगड़ा है, पित्त बढ़ा है, तो भी नुकसान कारक है। और फिर सामने से पित्त प्रकृति वाला आहार ले रहे हो, तो जिनका सुबह सुबह में जिनका पित्त ज़्यादा उछलता है या पित्त अंदर है या पित्त के कारण एसिडिटी बढ़ रही है, जलन हो रहा है, और फिर भी आप चाय पी रहे हो, फिर भी कॉफ़ी पी रहे हो, फिर भी तेज मिर्च मसाले वाली चाय पी रहे हो, गरम मसाले वाली चाय पी रहे हो, तो आपका पित्त डबल बिगड़ जाएगा। फिर पित्त की बीमारियां बढ़ने लग जाएगी साहब। पित्त की बीमारियों के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिटी बढ़ने के कारण हेडेक ज़्यादा बढ़ेगा, पित्त आपके सिर पर चढ़ेगा, पित्त आपका मानसिक रूप से जो है संतुलन बिगाड़ेगा, फिर आपका स्वभाव ज़्यादा बिगाड़ेगा। ध्यान रखिए, पित्त प्रकृति वालों का स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, चिड़चिड़ापन उनके अंदर ज़्यादा आता है, क्योंकि वो अपनी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वैसा ही उनका, क्योंकि वो जैसे ही थोड़ा सा भी पित्त प्रकोप वाला तेज मिर्ची वाला खाएंगे कि तुरंत पानी पिएंगे ही पिएंगे। खाने के साथ में जितना पानी ज़्यादा आएगा आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वो अंदर पड़ा हुआ आहार सड़ेगा साहब। तो ये ध्यान रखना है। अब कब किसका पित्त कैसा है ख्याल आया कि नहीं, ये आपको देखना है। तो क्या करें हम? अब भोजन के समय तो आप प्रकृति नहीं बदल सकते हो, भोजन करने के समय आपकी जो प्रकृति है वो कैसे बदलेंगे आप? तो किसको देखना है? अब जैसे पित्त प्रकृति वाले हैं तो सुबह उनको जीरा सौंफ चबा करके गुड़ का पानी पी लेना उनकी प्रकृति को सुधारने में सहयोग करेगा। लेकिन आप मेंटली एडिक्शन हो और हैबिचुअल हो तो नहीं, हमारा तो चाय के बिना तो दिन ही शुरू नहीं होता है, हम तो चाय पी करके ही शुरू। अब वो 365 दिन साल भर हमेशा एक ही हैबिट है उनकी, एक ही हैबिट चल रही है, 365 दिन एक ही चल रही है, वो उनकी प्रकृति को बिगाड़ रहा है। आपकी प्रकृति कब बिगड़ रही है, आपकी प्रकृति क्यों बिगड़ रही है, ये पहले आपको देखना चाहिए साहब। बिगड़ नहीं रही है, हम बिगाड़ रहे हैं तो बिगड़ रही है साहब, नहीं तो अपने आप तो नहीं बिगड़ती। तो ये हमारा नियंत्रण कैसे होगा? पहले तो क्या है, आपने अगर अपनी वात प्रकृति है और सुबह में उठते ही आपने ठंडा खाया, कल का पड़ा हुआ खाया, फ्रेश नहीं है वो खाया, कुछ लोगों के घर में खाखरा खाते हैं, आदत से लाचार है लोग, तो खाखरा आपके वायु को बढ़ाने वाला है, क्योंकि वो गर्म नहीं है ना, फ्रेश नहीं है। अब वात प्रकृति आपकी है तो उनको तो बरोबर गर्म ही खाना है। फ्रेश जो ताजा गर्म बना है वो गरम गरम खाएंगे तो आपकी वात प्रकृति दूर होगी। वायु जो है वो गर्म पदार्थों से ही मिटता है, ये बात ध्यान रखिए आप। लेकिन गर्म पदार्थों से पित्त बढ़ जाएगा साहब, फिर पित्त की बीमारियां बढ़ने लग जाएगी। पहले अपनी प्रकृति का निदान करो, या मैं निर्णय नहीं बोल रहा हूं, निदान। निदान शब्द का मतलब डायग्नोसिस है।
सेल्फ डायग्नोसिस करिए एंड यू कैन डू अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स आल्सो। कोई जरूरी नहीं है कि हम नाड़ी पकड़ने बैठें, सबको नाड़ी ही पकड़नी आएगी, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप नाड़ी परीक्षण करने में सक्षम हो जाएंगे, नहीं। लेकिन सिम्टम से तो आप अपने शरीर से अनुभवी है, अपने शरीर के अनुभवी होने के कारण सिम्टम्स, लक्षणों को देख करके अपनी प्रकृति को जरूर पहचानिए। और फिर आप देखिए, सुबह सुबह में जिनका कफ प्रकोप रहता है, गले में कफ भर जाता है, नाक में कफ बहने लग जाता है, सर्दी जुकाम लगता है, सुबह उठते ही आपको जो है जुकाम रखने, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, गले में कफ भरा हुआ है, आवाज़ स्पष्ट नहीं है, या आपको गले में से कफ जो है शरीर में फैल रहा है, छींकें आनी शुरू हो जाए, जिन लोगों को थोड़ा सा एलर्जी जैसा लगता हो, लेकिन वो ये समझे एलर्जी कफज बीमारी है, ख्याल आया आपको। सुबह ही नाक बहना शुरू हो जाए, सुबह में ही आपको जो है छींकें आ करके नाक से पानी गिरने लग जाए, ये आपकी कफ प्रकृति है। तो उसके लिए गर्म वस्तु चाहिए साहब। गर्म का मतलब ये नहीं है कि चाय ही कॉफी चाहिए साहब, ऐसा नहीं है। तो उनको कफ प्रकृति के अनुरूप गर्म क्या लेना है, उनको पहले तो हल्दी नमक के पानी का कुल्ला करना है, हल्दी नमक से गार्गिल करके गले में इकट्ठा हुआ कफ निकाल देना चाहिए साहब। थोड़ा सा गरम गरम पानी, थोड़ी सी 2 चिमटी हल्दी, थोड़ा सा सिंधा नमक और सूंठ डाल करके पीना चाहिए, ताकि वो पहले अपने कफ प्रकृति को दूर करने की कोशिश करें, फिर आहार लें। तो आहार भी जो ले वो गर्म ही अनिवार्य रूप में होना चाहिए। आप गर्म चीज़ क्या खा सकते हो, नहीं तो आप पौवा लेंगे वो भी ठंडा है, कल का बना हुआ खाखरा वगैरह खाएंगे वो आपके शरीर के प्रकृति के अनुकूल नहीं आएगा साहब। तो ये आपको देखना है कि गरम फ्रेश वस्तु आपके लिए क्या है, फ्रेश भी होनी चाहिए, गरम भी होनी चाहिए। फ्रेश का मतलब ताज़ी गरम होनी चाहिए। अब कई घरों में रिवाज ही नहीं है साहब, सुबह में कुछ गरम बनता ही नहीं है, तो फिर वो डब्बे में से सेव, चिवड़ा, गांठिया, फाफड़ा, क्या चिवड़ा वगैरह निकाल करके खा लेंगे और फिर बोलेंगे ऊपर गरम चाय पी लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे बिस्किट खाएंगे फिर चाय पी लेंगे। ये सब गलती मत करिए आप, ऐसी गलती करके तो आप ऊपर से अपनी बीमारी बढ़ाएंगे। ऑलरेडी कफ है, फिर वो मैदा की आइटम खा रहे हैं और कफ को बढ़ाएंगे साहब, क्योंकि मैदा इतना जल्दी पाचन नहीं होता है। तो मैदा खाने वाले, मैदे की वस्तु बनी हुई खाने वाले, बेकरी प्रोडक्ट्स खाने वाले की सर्दी जुकाम कफ और 10 गुना बढ़ने वाला है। अब वो समझने कोई तैयार नहीं है, और सुबह सुबह में तो नाश्ता बोलते हैं, हम सब नाश्ता बोलते हैं। भाई साहब, हमारे यहाँ नाश्ता शब्द नहीं बोला जाता है, ये उर्दू भाषा का शब्द है। उर्दू भाषा के शब्द के अंदर वहाँ पर जो है उनके गलत पदार्थ खाए जाते हैं, इसलिए उसको नाश्ता बोलते हैं। आप लोगों ने वहाँ की भाषा उनकी क्यों सीख ली? आपको बिल्कुल नाश्ता शब्द का प्रयोग ही नहीं करना है। हमारे यहाँ नवकाशी शब्द का प्रयोग होता है, अल्पाहार शब्द का प्रयोग होता है। तो नवकाशी का सीधा तात्पर्य धर्म जोड़ दिया है। भाई 3 नवकार गिन करके नवकाशी का पचकान पाल करके मुंह में पानी डालेंगे, उसके बिना नहीं। ख्याल है आपको? तो पित्त कफ प्रकृति वाले पहले तो गरम गरम पानी पी ले सब, अजवाइन हल्दी चबा करके गरम पानी पी लेंगे तो और ज़्यादा उनके लिए फायदा हो जाएगा समझे। क्योंकि अजवाइन का गुणधर्म है कि वो बरोबर कफ को दूर करता है, वायु को सम्मिलित करता है और वायु को भी समांतर बनाने की कोशिश करता है ऐसा। लेकिन इन चीज़ों को हम समझने को ही तैयार नहीं।
हमने तो एक ही बात पकड़ी ली, बस हर चीज जो भी आए तो हमको तो हमारा जो मेमोरी में सेट है वही नाश्ता होना चाहिए साहब। इधर न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर हाथ में ले लिया और फिर आपने सोचा चाय पीते जाओ, सेव गांठिया खाते जाओ, अखबार पढ़ते जाओ। ऐसे करने से आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो साहब। मेंटल हैबिट से कोई आहार न लें आप, एडिक्शन से कोई आहार न लें। एडिक्शन वाली चीज़ें मेंटल हैबिट में जाती है, मेंटल हैबिट वाली चीज़ें एडिक्शन में चली जाती है। तो वो रोज़ की आदत के हिसाब से ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ये गलती आपको नहीं करनी है। पहली बात ये ध्यान में रखना है। तो बहुत जल्दी आप अपना नियंत्रण कर सकते हो, नहीं तो फिर बिगाड़ेंगे आप। कोई बेकरी प्रोडक्ट तो आपको भूल से सुबह में टच नहीं करना है, भूल से भी नहीं। वैसे तो बेकरी आइटम, बेकरी प्रोडक्ट पूरी जिंदगी में टच नहीं करना है, लाइफ लॉन्ग आपको टच नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट जो है वो मैदा की प्रोडक्ट है, गेहूं के प्रोडक्ट है। गेहूं के प्रोडक्ट में मैदा का प्रमाण ज़्यादा रहने से वो आपके स्टमक को जरूर बिगाड़ेगा, निश्चित रूप से बिगाड़ेगा। वो कॉन्स्टिपेशन करेगा, पेट साफ नहीं करेगा, पित्त को, अरे वायु को बिगाड़ेगा, कफ को बिगाड़ेगा। इसलिए इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है, बहुत दूर है। दूसरी भाषा में हम ये कहें तो ये दिस इज डेड फूड कहते हैं इसको। ख्याल है आपको? ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, बर्गर है या बेकरी प्रोडक्ट है आपके, कुछ भी, ये सब डेड फूड है, जिसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है, जिसके अंदर कोई लाइवनेस नहीं है, जिसके अंदर कोई चेतना नहीं है, जिसके अंदर आपके शरीर को ऊर्जा दे ऐसी कोई क्षमता नहीं है साहब। ऐसे आहार को सुबह सुबह में आपने खा लिया तो आपके लिए बहुत नुकसान हो जाए, बहुत नुकसान हो जाए। इन चीज़ों से बचिए पहले आप। तो ये हमें देखना है। और फिर अगर आपकी प्रकृति वात प्रकृति है और आपने सुबह में ठंडा खा लिया या ऐसी चीज़ें खा ली तो वायु को 10 गुना बढ़ाएगा। कई लोग घरों में कल की चीज़ आज खाते हैं, कई लोग घरों में फ्रिज में रखी हुई चीज़ निकाल के सुबह में खाते हैं। कल का बढ़ गया है वो भी आपने फ्रिज में रख लिया, चावल भी कल का बड़ा है वो आपने फ्रिज में रख लिया और फिर बोलोगे सुबह सुबह खा लेंगे, फिर ऊपर जो है गर्म पानी या चाय पी लेंगे। ये गलती मत करिए आप। ऐसा करने से फ्रिज की कोई भी ठंडी वस्तु आपके वात को बढ़ाने वाली है, ये निश्चित समझ करके चलिए। सुबह तो फ्रिज टच भी नहीं करना है, खोलना ही नहीं है आपको। और वर्षा ऋतु में तो भूल से फ्रिज को टच भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। तो शरीर की प्रकृति बिगड़ेगी तो मेटाबॉलिज्म आपका बिल्कुल बिगड़ जाएगा। फिर कफ बढ़ेगा तो कफ के रिएक्शन में डायबिटीज बढ़ना ही है। कफ बढ़ेगा तो म्यूकस बढ़ेगा, म्यूकस बढ़ेगा तो शरीर का पाचन तंत्र कमजोर होगा, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा तो डायबिटीज निश्चित आएगी। ये आपको पहले देखा। कोई केमिकल वाला सो आहार आपने ले लिया तो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देगा सब। हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हो गई तो फीमेल बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का और सारे ही प्रॉब्लम आपका शुरू हो जाएगा कि वो आपके शरीर की प्रकृति को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। ये चीज़ें आपको पहले समझ लेनी चाहिए, बहुत जल्दी समझ लेनी। तो ये हम समझ करके चले ताकि पहले अपने शरीर की प्रकृति, फिर आहार की प्रकृति, फिर काल की ऋतु आदि की प्रकृति कैसे मैच करेंगे आप, किस तरह से मैच करना है। जिन लोगों की वात प्रकृति ज़्यादा है या कफ प्रकृति, उनको सुबह सुबह में 2 से 3 ब्लैक पेपर ले लेनी चाहिए था। काली मिर्च जो है ऐसे ही ले लो और ऊपर से आप गर्म पानी पी लो, देखो आप कितना जल्दी आपका चेंजेस आ जाता है। लेकिन ऐसे गुणधर्म हम समझने को ही तैयार नहीं है तो वो लोग तो उल्टा ही करेंगे, कुछ भी करेंगे।
तो आपका बिगड़ना शुरू हो जाएगा साहब। कई लोगों के लिए कफ प्रकृति है, सुबह गर्म पानी के अंदर हल्दी और सिंधा नमक डाल करके पी लो थोड़ा सा, तो वो आपके अंदर की कफ को पिघला देगा। कफ को पिघला देगा तो शायद मोशन में भी कफ को निकाल दे, या हल्दी गर्म पानी कफ का, ये नमक का पी करके वॉमिट करके वमन से भी कफ निकाल दो, तो बहुत जल्दी आपका कफ रिलीज हो जाएगा। नहीं तो फिर सर्दी जुकाम बढ़ती जाएगी। कफ का अंदर से जो है, अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ गई तो ग्रीनिश हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा, फिर और बीमारियां बढ़ा देगा साहब। तो येलो और ग्रीन होने के पहले सुधार लो। जब तक कफ आपका वाइट कलर का है तब तक जल्दी से ट्रीटमेंट करके आप सुधार लो, नहीं तो फिर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी तो येलो और ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो जाएगा तो फिर आपको टेम्परेचर जरूर आएगा साहब। टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वापस आप जो है एंटीबायोटिक लेना शुरू करोगे तो सारे शरीर की सिस्टम बिगड़ जाएगी, तो फिर बार बार आपको कफ सर्दी जुकाम होने लग जाएगा। ये गलती हमें नहीं करनी है, ये बात समझ करके चलिए, नहीं तो ये साइकिल आपके शरीर की सिस्टम बिगाड़ेगी। बस बात इतनी सी है, आप समझ लेंगे, बहुत अच्छा है। हाँ जी स्मिता बहन बोलिए। Those who want to ask the questions, take them one by one all the questions. जी साहब जी, धन्यवाद साहब जी। मीना जी। Maharaj Sahib, this is something personal. How did you treat your cough when you got sick recently? Right. So if you want to release the cough, you see, first of all we must take out the cough already which is stored in your body. Either it is in your stomach form, then it is easily to take the vomit of that cough, you see. So for that purpose I told you that the turmeric powder and the salt also, take the both in the hot water, do that gargles and take 1 glass, drink it. So both the side you will release your cough, you see. That will be more effective medicine for you. बहुत जल्दी पहले आपको कफ को रिलीज करना है। कफ का वमन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये हमें प्रयोग कर लेना है। फिर आपको उसके बाद में नया कफ फॉर्मेट न हो, उसके लिए आपको आहार शुद्ध करना है। गरम फ्रेश आहार आपको लेना है। आपको ये नहीं सोचना है, कई लोग गलती करते हैं कि जो बीमारी है फिर भी उनको जो पसंद है वही खाना है, वही खाते हैं। इफ यू आर टेकिंग एनी शुगर थिंग्स, स्वीट थिंग्स, यू विल इंक्रीज योर कफ। अगर आप शक्कर ले रहे हो, शक्कर की वस्तु ले रहे हो, एनी स्वीट विच इज मेड बाय दिस शुगर, आपको डबल नुकसान हो जाएगा सब। तो ये गलती मत करिए आप। ख्याल आया आपको? तो ये आपको देखना है। When you are suffering from the cough and cold, please avoid the sugar 100%, and the sweet thing which is made by any sugar 100% you must avoid it. So you were able to eliminate your cough recently. When you got sick, you didn't take any medicines? No medicine at all. Not a single medicine, because medicine may react your body. So there is no remedy medicine, because your food is a good medicine. You may say that the turmeric powder is the best medicine, and you can say that sindha namak, the salt particularly, that is also the best medicine. Ajwain, it is itself is the best medicine. But in your mind you are saying that antibiotic is the only medicine. That is wrong method. No requirement of any type of antibiotic. Please never touch antibiotics. थैंक यू। हाँ जी, प्रीति बहन बोलिए। प्रीति बहन। सर जी, सुबह अगर हम ब्रेकफास्ट के लिए मूंग दाल छिलटे वाली खाएं तो इट्स गुड फॉर ब्रेकफास्ट।
आप मूंग but only you are taking this moong dal or any other thing you are added with it, or either you are taking the milk or tea or what thing नो is. नो टी बंद किया सब, टी और दूध और कॉफी सब बंद कर दिया, सिर्फ मूंग Then, दाल के घी में थोड़ा सा वघार करके। then you can take the moong water, मूंग का उबला हुआ पानी जो है, because it contains the proteins and calcium also, so you don't take the moong dal, you see, but only the moong pani. It will give you the maximum protein percentage, and it will give you the calcium also, and the constipation may be released by this moong pani. It is the best drink for you also. You can take the moong dal at the evening time or afternoon time. ओके, आगे। थैंक यू। जी थैंक यू। किसी को कोई और प्रश्न है, हैंड रेज कर सकते हैं। तब जी एक और है कि याददाश्त में जो कमी आती है, ये बात किस चीज से जुड़ी हुई है? हाँ, ये बात जो है, आपके ब्रेन को विटामिन ए की सप्लाई नहीं हो रही है। Your body requires the vitamin A, and whatever food you are eating, you are not getting any type of vitamin A. Because that vitamin A it contains is the almond, बादाम के अंदर है, ख्याल आया कि नहीं, मोरिंगा के अंदर है, मोरिंगा जिसको हम सहजन की फली बोलते हैं उसके अंदर है। तो विटामिन ए अगर आपको दलिया में मिल रहा है, ऐसी चीज़ें लेने पर आपको ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। प्रमिला मैन, आपका कोई प्रश्न है, आप पूछिए। मथेन वंदानी महाराज साहेब, वो आपने जो एरंडी और हल्दी लेने के लिए बोला, वो किस समय लेना है? अर्ली इन द मॉर्निंग, खाली पेट सुबह सुबह लेना है। लेकिन एरंडी का तेल देशी होना चाहिए। कैस्टर ऑयल बाजार में प्यूरिफाइड मिलता है, वो काम नहीं करेगा। वातनाशक गुण जो है, वो पीला कलर का देशी एरंडी तेल आता है, उसी में वातनाशक का गुण होता है। ये लोग स्मेल निकालने के लिए एरंडी को भी प्यूरिफाइड कर लेते हैं, तो वो नुकसान कर रहा है आपको, वातनाशकता का गुण नहीं देगा साहब। कब किन लोगों को जो है चाय में कभी कभी एरंडी का तेल लेने का बोला जाता है, कभी कभी किसी को दूध के अंदर एरंडी का तेल लेने के लिए बोला जाता है। सम ऑफ द पीपल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द, जिसको हम बोलते हैं कि आपको जो है आम बात ज़्यादा हो जाती है, या कई लोगों को जो है हर्निया वगैरह हो जाता है, हाइपर हर्निया वगैरह भी हो जाते हैं, तो इन लोगों के लिए जो है ये बहुत अच्छी रेमेडी है, समझे कि नहीं। लेकिन आजकल पहली बात तो अरंडी का तेल शुद्ध देशी मिलना ही मुश्किल हो गया है, इसलिए पहले वो इकट्ठा करिए और सूंठ अपने घर में बनाइए। जिंजर जिसको आप सूखी हुई बोलते हैं, वो घर में बना करके 1-2 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के लेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छी फ्रेश जो है रेमेडी बन जाएगी। कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बढ़िया है। धन्यवाद महाराज साहेब। जी ख्याति जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। हाँ, मथेन वंदानी साहब जी, मुझे ये पूछना था कि किसी को अगर सफेद दाग होते हैं तो वो क्योरेबल होते हैं क्या? हाँ जी, अगर सफ़ेद दाग है तो सबसे पहले देखिए उनकी बायोग्राफी में या उनकी लाइफ में देखिए, विरुद्ध आहार ज़्यादा खाते हैं। विरुद्ध आहार से पित्त बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ पित्त आपके ब्लड में आया है और वो आपके स्किन के पिगमेंट्स को जला रहा है, ये है उसका मेन डायग्नोसिस है। लेकिन एलोपैथी में आपको कोई डायग्नोस नहीं बताएंगे साहब, वहाँ पर कोई मतलब नहीं है। तो ये पहले आपको समझ लेना है सबसे पहले कि विरुद्ध आहार जब तक उसका बंद नहीं होगा, वहां तक पित्त बिगड़ता रहेगा, बिगड़ा हुआ पित्त ब्लड में आ रहा है।
एक पित्त होता है सादा कॉमन रूटीन का पित्त होता है, एक पित्त जो होता है विकृत पित्त जिसको कहते हैं, वैसा विकृत पित्त बन करके आखिर वो भी तो ब्लड में जाएगा। तो पित्त जब ब्लड में ज़्यादा चला जाता है और बिगड़ा हुआ पित्त, उनको आप देखिए जिसका भी वाइट स्पॉट है तो सुबह सुबह में फर्स्ट यूरिन जब आप एक ग्लास में लेकर चेक करेंगे बहुत ज़्यादा पीलापन आएगा। कभी भी देखना, एक कांच के ग्लास में यूरिन लेकर के चेक करिए, सेल्फ डायग्नोसिस करिए, इतना पीलापन आएगा, इतना पीलापन आएगा और इतनी स्मेल आएगी। एक व्यक्ति अगर पहले बाथरूम में जाकर यूरिन पास करके आता है तो उसके 20 मिनट तक दूसरा आदमी जा नहीं सकता है, 30 मिनट तक दूसरा नहीं जा सकता है, इतनी उसके यूरिन में। लेकिन इतने सिम्टम से उसको अक्ल आनी तो चाहिए कि नहीं? इतने सिम्टम से भी अक्ल नहीं आती है तो वो और दूसरों का भी बिगाड़ेगा। तो पहले जिनको भी अगर है तो पहले उनका जो है ये परिवर्तन करने की कोशिश करिए। पहले उनको, सबसे पहले उनको आप उनका विरुद्ध आहार बंद कराइए, फिर उनका पित्त बिगाड़ा है वो सुधारने की कोशिश करिए। उसके बाद में जाकर के उसकी ट्रीटमेंट होगी तो वाइट स्पॉट जा भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, अच्छा हो भी सकता है। बट देयर इज नो रेमेडीज इन एलोपैथी। एलोपैथी में कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। साहब जी यही हुआ है। एलोपैथी में दिखाया था तो उन्होंने तो अल्ट्रावायलेट जो करते हैं ना रेज वाला, वो किया तो उससे ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई डर्मेटोलॉजिस्ट को ले लो, कोई स्किन स्पेशलिस्ट को ले लो, गारंटी देता हूँ वो, क्योंकि उनका नॉलेज गलत है, उनका डायग्नोसिस ही गलत है, उनकी ट्रीटमेंट और गलत है। नहीं तो बोलेंगे सनबर्न है और फिर क्रीम देंगे, लोशन देंगे, आप और दबाओ, ये और आपके बॉडी में उल्टा चला जाएगा। ये गलती मत करिए आप। हाँ जी, शकुन जी बोलिए। लास्ट प्रश्न है, शकुन जैन जी आप अपना प्रश्न पूछिए। जैसे 28-10 ऐसे बड़ी तपस्या करने के बाद में थोड़े दिन तक खाने का कैसा विशेष ध्यान रखना चाहिए? आपने जितने दिन की तपस्या की हो, आपने 8 दिन की 28 की हो, मास संक्रमण किया हो, लेकिन आपको पहले देखना है कि पारना कैसा करना है। तपस्या से शरीर नहीं बिगड़ता है, पारना करके लोग बिगाड़ते हैं। तो पारने के अंदर आपको मिनिमम से मिनिमम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब तक आपका स्टमक बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, अंदर पत्थर की तरह से जम गया हुआ मल जो है वो नहीं निकलता है, वहाँ तक आपको कोई भी आहार नहीं खाना चाहिए। तो पहले उसके लिए जैसे केर का पानी बोलते हैं, मूंग का पानी बोलते हैं, नारियल का पानी बोलते हैं, या त्रिफला चूर्ण थोड़ा सा लेकर के पानी पिएंगे। इस तरह से आप अपने शरीर को शुद्ध कर लेंगे, क्योंकि 8-10 दिन से 15 दिन से इंटेस्टाइन चौकअप है, मल तो उसके अंदर भरा पड़ा है, मल अंदर है और वो चौकअप होकर के जाम हो गया है। ऐसी स्थिति में आपने तुरंत खाना शुरू किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो बेटर है कि उनको मानसिक धीरज दीजिए, भाई इतने दिन है तो 2-3-4 दिन ज़्यादा समझ लो, क्या फर्क पड़ता है। ये मानसिकता उनकी मेंटली प्रिपेयर, नहीं तो लोग समझने को तैयार नहीं। वो तो समझते हैं पारना हो गया, चलो खाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ। फिर ऐसे लोग पारना करते ही हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर में फंसते हैं, और डॉक्टर कोई पारना वारना समझते नहीं। आप तो पेन किलर खाओ, गोली खाओ, आप ये एंटीबायोटिक लो, ये लो, बेचारे का और लंबा बिगड़ जाता है। मैंने इतने वर्षों के एक्सपीरियंस में ये देखा है। अगर शायद ये पेट बिल्कुल साफ हो जाए तो फिर खा सकते कि नहीं खा सकते? नहीं, गलती मत करना। आपको लगता है पेट साफ हो गया, लेकिन पेट साफ होने में 3 दिन मिनिमम लगते हैं। ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर से मल निकल गया
जब तक अंदर से काला मल, गंदा मल जो सड़ा हुआ है वो नहीं निकले, वहां तक आप उसको पेट साफ नहीं बोल सकते। नमो वज्रायणम नमो लोये सर्वसापुरम एसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चट्टारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। पितावन नजर धर्मला हाँ जी, बहुत आशीर्वाद सबको। सभी को जय जिनेंद्र।